हमने देखा कि जाह्नवी, रश्मि और कबीर अब तीनों ही वॉशरूम में, जहाँ पे रश्मि एक बार फिसल चुकी है और दूसरी बार भी गिरने ही वाली होती है जब कबीर उसे अपनी बाहों में भर के बचा लेता है। जाह्नवी, तुम्हें जिसने दुख दिया है वो मैं हूँ। तुम इस तरह रश्मि को टारगेट मत करो। अगर ये सब करके तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरे साथ करो जो करना है। कबीर के एक्सप्रेशंस बहुत गुस्से वाले थे। उसने रोती हुई रश्मि को गले लगा लिया और जाह्नवी की तरफ घूर के देखने लगा। जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा। उसका वो जाना अनजाना सा चेहरा जिस पे उसके लिए नफ़रत थी, वो देख के उसे थोड़ा बुरा लगा। उसकी आंखों में निराशा देख के उसे बहुत बुरा लगा। वो एक कड़वी हंसी हंसने लगी, लेकिन उसके ईगो ने उसे कबीर के सामने झुकने नहीं दिया। उसकी आंखें फिर से बर्फ़ जैसी हो गई। कंपेंसेट तुम करोगे तो बताओ कैसे? मुझसे माफ़ी मांगोगे? माफ़ी के लिए भीख मांगोगे और फिर ये चाहोगे कि मैं तुम दोनों को हमेशा साथ रहने की ब्लेसिंग्स दूँ? या फिर तुम वो करोगे जो पहले ही कर चुके हो, एक बड़े से अमाउंट का चेक दे मारोगे मेरे मुंह पे? जब उसने ये कहा तो कबीर के हाव भाव ही बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। दीदी, मैं और कबीर बस इतना चाहते हैं आप आगे अच्छे से रहो, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। कबीर के मुंह पर चुप्पी देख के रश्मि को कुछ और नहीं सूझा और वो उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाने के लिए हिलने लगी। वो जाकर जाह्नवी को वापस से पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी दयालुता को हल्के में ले लिया और उसका हाथ छोड़ दिया। क्योंकि कबीर ने उसको पकड़ रखा था तो वो वापस से रोने लगी। कबीर जानकर जाह्नवी से कुछ कह ही रहा था कि तभी कोई अंदर आया जिसने रश्मि को अपने बाहों में भरा और साथ ही साथ जाह्नवी को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। जाह्नवी को बस ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमर पे बहुत ज़ोर से मारा है। उसने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो अपने पीछे लगे हुए वॉश बेसिन पे जाके ज़ोर से गिरी। उसको ऐसा लगा उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ है। जाह्नवी, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है रश्मि के लिए या तुम्हारा जो भी रीज़न है, तुम मेरे पास आओ। उसे इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचा के तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा उसके पैरों में पहले से ही चोट लगी हुई है? तुम ना बहुत क्रूर इंसान हो। रेखा जी की परेशान और निराशा भरी आवाज़ आई। उन्होंने रश्मि को अपनी बाहों में भर रखा था। उन्होंने अपनी पैनी नज़र जाह्नवी की तरफ की और बोलने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ की जगह ली है, लेकिन खुद से पूछो, इतने सालों में मैं रेखा अरोड़ा, क्या आज तक मैंने कभी भी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया है? माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? दीदी पहले से ही बहुत परेशान है, आप उनको प्रवोक मत करो। मैं ठीक हूँ, मेरी बस पैर में थोड़ी सी मोच आई है। रश्मि को लग रहा था उसकी माँ कुछ और न कह दे, इसलिए वो उनको रोकने लगी। उसे लग रहा था उसकी माँ के बोलने की वजह से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। रश्मि बेटा, मुझे पता है तुझे इसके लिए बुरा लगता है, लेकिन इसको देख, इसे तो तेरी पड़ी ही नहीं है, तो तू क्यों अपने ऊपर इतना टॉर्चर कर रही है? अपने पैरों को देख, सूजन आ गई है इनमें। चल मुझे देखने दे क्या हुआ है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। रश्मि ने अपने पैरों को थोड़ा हिलाकर देखा और जैसे उसने हिलाया उसके पैरों में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और दर्द में वो चिल्ला पड़ी। आंटी, आप रुक जाइए, रश्मि के पैरों में वैसे ही बहुत चोट लगी हुई है, ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। चलिए पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हुआ है। तभी कबीर आगे आया और उसने रश्मि को अपनी गोद में उठा के बहुत प्यार से उसको सांत्वना दी। तुम थोड़ा रुको, हम अभी हॉस्पिटल जाकर देखते हैं क्या हुआ है, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। इतना बोल के वो रश्मि के साथ बाहर चला गया, लेकिन जब उसकी नज़र बाहर जाते जाते जाह्नवी पे पड़ी तो उन नज़रों में सिर्फ़ और सिर्फ घृणा थी। रेखा जी ने भी जाह्नवी की तरफ निराशा भरी नज़रों से देखा और वहाँ से उन दोनों के पीछे पीछे चली गई। इन सब से जाह्नवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको लग रहा था जैसे ये सब नाटक देख देख कर उसकी आंखों में दर्द हो चुका है। बहुत देर के बाद जाकर वो थोड़ा हंसी और अपने थके हुए शरीर को बाहर धकेलने लगी। वो अपनी सुध में ही नहीं थी।
वो अपना मुंह पोंछने जा रही थी कि तभी किसी ने उसे सफ़ेद रुमाल दे दिया। रुमाल देखकर वो होश में आई और उसने धीरे से अपना सर ऊपर करके देखा कि वो शख्स कौन है। वो था आरव ओबेरॉय। वाइट कलर का सूट उस पर बहुत फब रहा था। उसकी शांत आंखों में थोड़ी टेंशन थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र घुमा ली। वो वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी ये कमज़ोर भरी आंखें कोई देखे, क्योंकि उन आँखों में इस टाइम कुछ छुप नहीं पा रहा था। दुर्भाग्य से उसकी थकी हुई आवाज़ ने उसे धोखा दे दिया। उसकी आवाज़ सुन के कोई भी ये बता सकता था वो अंदर से कितनी परेशान और कितने दुख झेल रही है। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़े इस शांत इंसान की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। उसने उसकी थकावट, उसकी परेशानियां बहुत पहले ही समझ ली थी। आरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी शांत आंखों ने उसकी पट्टी लगी हुए हाथों की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जब आरव के मुंह से ये शब्द निकले तो जानवी एक पल के लिए स्टन रह गई। वो उसकी तरफ मुड़ी और अपने होठ कुछ बोलने के लिए खोले, लेकिन बहुत देर के बाद भी उन होठों से कोई शब्द नहीं निकला। उसने चुपचाप रुमाल लिया और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। जानवी ने रुमाल को अपने हाथों में बहुत कस के पकड़ा हुआ था। एक लंबी सी सांस लेके उसने कहा, आपको भी लगता है ना मैं कितनी बेचारी हूँ, बहुत बेकार और अनरीज़नेबल भी। जब आरव ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। उसने अपना सर ना में हिला दिया। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो कितना सेंसिबल हो। मुझे नहीं लगता अपने प्यार को पाने के लिए हमें खुद का ही बलिदान करना चाहिए। हर किसी को हक है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, लेकिन हाँ, दूसरों के लिए खुद को कभी सैक्रिफाइस मत करना। जानवी उसकी बातें बस चुपचाप सुन रही थी। उसने उस तरफ देखा जहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। अगर पॉसिबल हो तो कोई क्यों प्यार के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहेगा? उसने थोड़ी मासूमियत के साथ कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपने मुझे इस हालत में देखा है। आपने आज मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको थैंक्स कैसे बोलूं। आरव ने उसे बहुत सीरियस होकर देखा। पता नहीं क्यों, पर जानवी की हालत देख के उसे अपने पास्ट की याद आने लगी, जैसे वो जानवी में खुद को देख सकता हो। जानवी ने उसे चुपचाप खड़े देखा तो बहुत कैजुअली पूछा, आप भी यहाँ पे आते रहते हैं क्या? लेकिन जैसे उसने ये पूछा उसके बाद ही वो हंसने लगी। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि आप अभी अभी इंडिया वापस आए हैं। ये सुन के आरव के चेहरे पे भी एक शांत हंसी आ गई। बस वो उसकी तरफ मुस्कुराया और वहाँ से आगे चलने लगा। एक्चुअली हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधा अपने विला ही जाने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे समीर का फ़ोन आ गया। एक बार फिर से मिले हैं आरव और जानवी क्लब के अंदर, और शायद हो सकता है आरव ने बहुत सारी उसकी ऐसी बातें सुन ली हो जो उसने अंदर करी। क्या जानवी का इम्प्रेशन जो आरव के मन में था वो होगा ख़राब? आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्टोरी को, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।